हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इनफाइनाइट स्क्रॉल को। इनफाइनाइट स्क्रॉल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने भी इसे बहुत सारी वेबसाइट में, ऐप्स में देखा होगा। सो आप लोग देख सकते हो, मेरे पास यहाँ पर बहुत से इमेजेस है हमारे पास। ओके, और आप लोग देख रहे हो ये मेरे पास स्क्रॉलेबल बार है। सो मैं जैसे ही यहाँ पर स्क्रॉल करूँगा और मैं लास्ट में जाऊँगा तो देखिए मेरे पास और डेटा लोड हो जाएगा। ओके, देखिए मैंने जैसे स्क्रॉल किया और आप लोग देख सकते हो मुझे कुछ लोडर दिखा। ओके, और मेरे पास कुछ डेटा लोड हो गया। आप लोग देख सकते हो पहले मेरे पास सिर्फ 9 डेटा थे। ओके, 3 6 9 डेटा थे, बट मेरे पास और अब 9 डेटा लोड हो चुके हैं। ओके, अभी देखिए मैं फिर से स्क्रॉल करूँगा और जैसे ही मैं लास्ट में जाऊँगा मेरे पास और डेटा लोड हो जाएगा। देखिए मैं लास्ट में गया, यहाँ पर मेरे पास और डेटा आप लोग देख सकते हो लोड हो गया। देन आप लोग देख रहे होंगे कि मैं और स्क्रॉल करूँगा और लास्ट में जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पर एक लोडर भी दिख रहा है और मेरे पास डेटा लोड हो रहा है। सो बेसिकली इसी तरीके से आपने रियल वेबसाइट्स में देखा होगा कि जब आप स्क्रॉल करते हो और लास्ट में जाते हो तो कुछ लोड होता है। बेसिकली एक लोडर दिखता है और वो आपको डेटा लोड करके देता है। फिर आप लास्ट में जाते हो तो और आपको वो लोड करके देता है। सो उसी तरीके से हमने इनफाइनाइट स्क्रॉल को कंप्लीट क्रिएट किया है, जिसमें आप जैसे ही यहाँ पर स्क्रॉल करोगे, लास्ट में जाएंगे, आपके पास डेटा लोड होगा और कुछ सेकेंड्स के लिए, जब तक बेसिकली वो हमें डेटा नहीं आ जा रहा है, ओके, जब तक हमें लोडर दिख रहा है। सो कंप्लीट आज हम स्क्रॉल को देखने वाले हैं, इनफाइनाइट स्क्रॉल को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर गाइस आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको इसी तरीके से कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो ये हमारा बेसिकली VS कोड है, जिसके अंदर हमने एक कंपोनेंट बनाया है इनफाइनाइट स्क्रॉल। इसके अंदर हमारे पास एक कंपोनेंट है, आप लोग देख सकते हो। सिंपल बेसिक कोड लिखा है, अभी कुछ भी नहीं है, और इसे इनफाइनाइट स्क्रॉल को app.js के अंदर इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, सेव कर लिया है और आउटपुट पर जाएंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पर लिखा रहा है इनफाइनाइट स्क्रॉल। ओके, इतना क्लियर है। हमने अभी और भी कुछ भी नहीं ऐड नहीं किया है, सभी चीज़ें हम यहाँ पर स्क्रैच से देखने वाले हैं। तो इसकी यहाँ पर जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लेंगे ताकि आप लोगों को सही तरीके से विजिबल हो। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पर API को कॉल करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमें एक API की ज़रूरत होगी। तो देखिए हम यहाँ पर एक API को यूज़ करने वाले हैं जो कि HTTPS पिक्सम फोटोज़, ये बेसिकली इमेज API है। आप और भी बहुत सारी APIs है हमारे पास, आप लोग देख सकते हो। जैसे ये होती है जेसन प्लेस होल्डर टाइपी कोड, आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको गूगल पर मिल जाएंगी API। और ये हमारे पास बेसिकली इमेज की API है। सो कोई भी आप API को यूज़ कर सकते हो, और ये जो API है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है, तो ये एक फ़ोटो वाली API है जो कि आई थिंक लॉरेम इप्सम जो इमेज होती है उसकी API है, फ्री इमेजेस की। ठीक है, इसी को हम यूज़ करने वाले हैं। कॉपी कर लेंगे और VS कोड पर हम चले जाएंगे। कॉन्स्ट गेट डेटा एक फंक्शन बना लेंगे हम, फैट एरो इस तरीके से। कॉन्स्ट के अंदर हम एक URL ले लेंगे, उस URL के अंदर ये पास कर देंगे हम इस API को। ठीक है, और बेसिकली ये असिंक्रोनस फंक्शन होने वाला है। ओके, असिंक फंक्शन होने वाला है और यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा अवेट को। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर एक प्रॉमिस रिटर्न होगा और प्रॉमिस हमें 3 कंडीशन देता है। या तो वो जब API को कॉल कर रहा है तो पेंडिंग स्टेट में होगा, अगर API से उसको डेटा मिल गया मतलब वो रिजॉल्व हो जाएगा, अगर उसको डेटा नहीं मिलता है, कुछ एरर आते हो तो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इन्हीं सब चीज़ों को हम असिंक अवेट की हेल्प से हैंडल करने वाले। और जब भी आप असिंक अवेट का यूज़ करें तो आपको ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज़ करना है एरर हैंडल करने के लिए। कोई भी एरर होगा तो वो कैच ब्लॉक के अंदर आ जाएगा इस तरीके से, और जो भी चीज़ें होंगी वो हम ट्राई ब्लॉक के अंदर डालेंगे। तो हमने क्या किया, एक URL वेरिएबल बनाया, उसके अंदर URL डाल दिया, सिंपल, अभी कोई भी हमने काम नहीं किया। देन कॉन्स्ट रिस्पॉन्स एक वेरिएबल मैंने बनाया जिसमें हम लिखेंगे अवेट, वेट करो, और हम यहाँ पर फेच मेथड का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम क्या फेच करेंगे, इस URL को।
देखिए आप डायरेक्ट इस यूआरएल को भी फैच के अंदर डाल सकते हो। मैंने एक यूआरएल वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर डाल दिया। ओके, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस एक बेस्ट प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं। तो हमने यहाँ पर फैच के अंदर इस यूआरएल को, इस एपीआई को फैच कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लेंगे। अब ये जो हमें रिस्पॉन्स देगा, ये रिस्पॉन्स हमें बेसिकली जो देगा वो सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो हमें ऐसा डेटा चाहिए जो हम उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसको हम यूज़ कर सके। तो उसे हमें जेसन के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो मैं एक डेटा वेरिएबल ले लूँगा जिसके अंदर हम क्या बोलेंगे, अवेट। यहाँ पर भी हम बोलेंगे वेट करो जब तक रिस्पॉन्स डॉट जेसन में हमारा कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, जेसन के अंदर डेटा को कन्वर्ट कर दिया। हम लॉक कर लेंगे, डेटा को लॉक कर लेंगे इस तरीके से। और ये हमने एक फंक्शन बनाया है गेट डेटा। अभी ये रन नहीं करेगा क्योंकि ये अभी हमने इसको कॉल नहीं किया। तो हम एक यूज़ इफेक्ट हुक बनाएंगे। बेसिकली यूज़ इफेक्ट हुक एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और यूज़ इफेक्ट हुक रन आफ्टर रेंडर, जो कि रेंडर होने के बाद रन होता है। इसके अंदर हम एक एरे डिपेंडेंसी दे देंगे एम्प्टी। सो इससे क्या होगा, इट शो ओनली आफ्टर फर्स्ट रेंडर। ओके, जो ये यूज़ इफेक्ट है, अगर इसके अंदर आप एम्प्टी एरे डिपेंडेंसी पास कर देते हैं तो रेंडर होने के बाद सिर्फ एक ही बार ये शो होगा। मतलब मान लीजिए ये रेंडर हुआ या फिर हमने इसको रिफ़्रेश किया, उसके बाद जैसे ही रिफ़्रेश हुआ तो एक ही बार ये शो होगा, उसके बाद शो नहीं होगा क्योंकि हमने एरे डिपेंडेंसी पास करेंगे, ठीक है। सो इसके अंदर हम गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो होगा क्या कि जैसी हमारी एप्लीकेशन रिफ़्रेश होगी, रेंडर होगी, उसके बाद सिर्फ एक ही बार ये हमें रन होगा। सेव कर लेंगे और आउटपुट पर चले जाएंगे और इंस्पेक्ट कर लेंगे कि जो हमने डेटा बेसिकली फैच किया है वो हमें रिस्पॉन्स में मिल रहा है या नहीं। तो कंसोल में हम जाएंगे। सो देखिए कंसोल पे हमें डेटा मिल रहा है। हमें आप लोग देख सकते हो डेटा बिल्कुल प्रॉपरली मिल रहा है और कुछ हमें वार्निंग्स भी बता रहा है, बट वो वार्निंग्स चली गई। तो देखिए हमें यहाँ पर डेटा मिल रहा है कम्प्लीटली, 4 एरे मिल रहे हैं जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो ये चीज़ें हमें मिल रही है। ऑथर, डाउनलोड यूआरएल, हाइट, देखिए हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, ठीक है। तो हमें बेसिकली डाउनलोड यूआरएल इसकी नीड है क्योंकि इसके अंदर इमेज है, ये इमेज की लिंक है, तो इसी का हमें यूज़ करना है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, बट ये हमें अभी 4 डेटा दे रहा है। आपको यहाँ पर समझना होगा कि देखिए मेरे पास ये एपीआई है, इस एपीआई के अंदर ये पेज है, ओके, और ये लिमिट है। लिमिट का मतलब ये है कि अगर आप इसके अंदर दे दोगे 10 तो ये आपको 10 डेटा देगा। ओके, अभी पहले क्या था, पहले वहाँ पर 4 लिखा था, इसलिए वो हमें क्या दे रहा था, 4 डेटा दे रहा था। अगर मैंने उसके अंदर अब 10 लिख दिया, इसको मैं सेव कर लूँगा, मैंने उसके अंदर अब 10 लिख दिया तो वो मुझे 10 डेटा दे रहा है। आप लोग देख सकते हो 10 डेटा मेरे पास आ गए। ओके, ये हो गया। आप यहाँ पर जितने दे दोगे, अगर आप 100 दे दोगे तो 100 डेटा आ जाएगी, समझ रहे हो। ये दूसरी बात ये है, हमारे पास पेज बोले तो जैसे हमारे पास फर्स्ट अगर मैंने 1 लिख दिया तो मुझे 1 से लेकर 10 तक के इमेज मिलने वाली है इस तरीके से। फिर ये फर्स्ट पेज हो गया मेरा। ओके, अगर मैं 2 लिख दूंगा तो मुझे दूसरी 10 इमेज मिलने वाली है, दूसरे पेज की 10 इमेज मिलने वाली है। बेसिकली ये होने वाला है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर बता दिया कि लिमिट 10 बता दी और हमने पेज 1 बता दिया, मतलब 1 से लेके हमें 10 तक डेटा मिलने वाला है। ओके, फिर अगर मैंने यहाँ पर पेज 2 कर दिया तो मुझे 11 से लेके 20 तक के डेटा मिलने वाला है। लिमिट क्या है, 10 है, मतलब डेटा मुझे 10 ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं पेज यहाँ पर चेंज करता हूँ तो मुझे 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 इस तरीके से डेटा आगे वाला मिलता रहेगा, ठीक है। सो इसका हमें बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। सो इस तरीके से हमें डेटा मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को शो करना है। ओके, आइटरेट करके शो करना है, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे डेटा को। इस डेटा को हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि एक कॉन्स्ट फर्स्ट पेज नाम से एक फंक्शन बना लेंगे हम फिर से। ओके, और ये जो होगा ये भी असिंक फंक्शन होगा, कॉन्स्ट
डेटाज एक वेरिएबल बना लेंगे और बोलेंगे अवेट, वेट करो। और जो हमारे पास जो फंक्शन है अवेट गेट डेटा, हमारे पास जो फंक्शन है इस गेट डेटा फंक्शन को हम कॉल करेंगे। और इस गेट डेटा फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं तो इसके अंदर हम 1 पास करेंगे। 1 क्यों पास करेंगे? 1 इसलिए पास करेंगे क्योंकि ये जो पेज है इसके अंदर हमें यहाँ पर 1 देना है। ओके, तो जो गेट डेटा है मेरे पास, गेट डेटा के अंदर ये जो पैरामीटर है इसके अंदर मैं लिख दूंगा पेज। और यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर बैकटिक का यूज़ किया तो हम डॉलर करली ब्रेसेस यूज़ कर सकते हैं पेज। सो बेसिकली देखिए हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया, आर्ग्यूमेंट से हम 1 पास कर रहे हैं। पैरामीटर के अंदर पेज के अंदर क्या आ गया? 1 आ गया। और यहाँ पर हम पेज 1 लिख रहे हैं, पेज लिख रहे हैं मतलब 1। तो ये हमें क्या देगा? 1 देगा, बेसिकली फर्स्ट पेज देगा। और फर्स्ट पेज के अंदर 10 डेटा की हमने लिमिट रखी है तो हमें फर्स्ट पेज के अंदर 10 डेटा मिल रहे होंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, देन अब हमें इसे स्टोर करना है एक स्टेट के अंदर। ओके, सो हम यहाँ पर एक स्टेट बना लेंगे, लेट्स से कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा यूज स्टेट। हम यहाँ पर एक स्टेट बना ली हमने, इसके अंदर हमने एम्प्टी एरे पास कर दिया है। ओके, क्योंकि वो अभी एम्प्टी है। ठीक है, और इसको हम लॉक कर लेंगे कि ये डेटास के अंदर क्या आ रहा है। ठीक है, और हमारे पास ये जो सेट डेटा है, सेट डेटा जो अपडेटेड स्टेट है इसके अंदर ये डेटास को पास कर देंगे। मतलब जो भी हमारे पास आ रहा है उसको हम यहाँ पर इसके अंदर स्टेट के अंदर पास करेंगे। स्टेट के अंदर पास करने के बाद उसको हम आइट्रेट करके स्क्रीन पर शो करने वाले। ठीक है, तो जो हमने कंसोल यहाँ पर किया था इसको तो हटा ही देते हैं, एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे। और देखिए हमें यहाँ पर डेटा कंसोल में तो नहीं दिख रहा, कंसोल में हमें डेटा नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो वो डेटा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इसे कॉल ही नहीं किया है। ठीक है, सो देखिए हम डायरेक्ट यूज़ इफेक्ट के अंदर गेट डेटा फंक्शन को पहले कॉल कर रहे थे, बट ऐसा नहीं कॉल करने वाले हमने क्या किया, फर्स्ट एक फंक्शन बनाया। फर्स्ट फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर गेट डेटा, ये जो हमारे पास फंक्शन है इसको कॉल किया। और फिर ये जो फर्स्ट पेज है मेरे पास इसको हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे क्योंकि इसी के अंदर मेरे पास वो गेट डेटा फंक्शन है जिसके अंदर API कॉल हो रही है कुछ इस तरीके से। सेव कर लेंगे और आउटपुट पर जाएंगे तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास डेटा आ चुका है, 10 डेटा मेरे पास आ रहा है। देखिए 0 इंडेक्स पे मेरे पास ऑथर डाउनलोड URL, तो हमें डाउनलोड URL की नीड पड़ने वाली है। तो मेरे पास डेटा सक्सेसफुली आ रहा है और हमने उसको इस स्टेट के अंदर स्टोर भी कर दिया है। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली उसको आइट्रेट करना है और आइट्रेट करने के बाद इसको बेसिकली स्क्रीन पर शो करना है। तो एक ड्यू ले लेंगे। ओके, और यहाँ पर हम करली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे क्योंकि हम JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट को लिख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर डेटा है, अगर डेटा में कुछ है तो ही ये चीज़ आगे बढ़े, तो हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर डेटा है तो ही हम डेटा डॉट मैप लगाएंगे इस तरीके से। मैप मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे, या आइटरेट करता है एरे वैल्यू को और हमें अपडेटेड एरे देता है। इसके अंदर करंट, आइटम, इंडेक्स, ये इसके पैरामीटर्स होते हैं इस तरीके से। और हम रिटर्न कर देंगे और यहाँ पर हम एक ड्यू ले लेंगे इस तरीके से। इस ड्यू के अंदर हमारे पास एक इमेज टैग होंगे, इमेज टैग के अंदर हमारे पास src होगा इस तरीके से। ओके, सो देखिए हमने आइट्रेट कर लिया, जो भी मेरे पास एरे के अंदर डेटा आ रहे थे उनको हमने क्या किया, आइट्रेट कर लिया मैप मेथड की हेल्प से। और करंट आइटम की हेल्प से हम क्या चाहते हैं, तो करंट आइटम डॉट, हम यहाँ पर डाउनलोड URL लिख रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो डाउनलोड URL है, बेसिकली हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक URL है, वो हम इमेज के अंदर पास कर देंगे। ठीक है, तो हमें आइट्रेट होके 10 इमेजेस मिलने वाली है। ओके, तो ये हमारा काम होगा। देन हम इसकी क्लास नेम दे देंगे
इमेजेस, ये इमेजेस हम क्लास नेम दे देंगे, सेव कर लेंगे और इसको हम CSS भी दे देंगे यहीं पर। तो देखिए जो हमारे पास इमेजेस है उसको हम डिस्प्ले फ्लैग्स दे देंगे, ठीक है। और डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जिससे वो सेंटर में भी दिखे। डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे देंगे, जस्टिफाई कंटेंट देखिए यहाँ पर हमें एरर शो कर रहा है क्योंकि ये डबल आ चुका है, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और ये डबल कोट्स में नहीं होगा, फ्लैक्स होगा कुछ इस तरीके से। और इसकी विड्थ दे देंगे हम कुछ 700 पिक्सल, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास इमेजेस के अंदर इमेज है जिसकी विड्थ दे देंगे हम 100 पिक्सल, हाइट दे देंगे हम 100 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस दे देंगे 12 पिक्सल, ओके। और मार्जिन दे देंगे उसको 3 पिक्सल। देखते हैं आउटपुट पर हमारी इमेजेस शो हो रही है नहीं, ठीक है। सो कुछ यहाँ पर एरर है वो देख लेते हैं। सो ये करली ब्रेसेस में कोई दिक्कत है। सो देखिए यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। अगर ये डेटा है तो ये कंडीशन चले, अगर डेटा नहीं है तो क्या, तो हमें देना पड़ेगा। तो हमने नहीं दिया था, तो देखिए अगर डेटा नहीं है तो कुछ भी मत शो करो, एम्प्टी, ठीक है। इसलिए सेव कर लेंगे और रिफ़्रेश कर लेंगे। सो यहाँ पर हमें हमारी इमेजेस दिखना चाहिए, हमारी इमेजेस शो हो रही है। इसको हम फ्लेक्स रैप कर लेंगे, ओके। इससे क्या होगा कि ये हमें कॉलम वाइज दिखेगी, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि सभी फ्लैक्स हो गई, तो बेसिकली हमारी जो इमेजेस है वो आप लोग देख सकते हो कि हाइड हो गई है, ओके। हमने इसको फ्लैक्स रैप कर दिया तो कुछ इस तरीके से रैप हो गई है इमेजेस, ठीक है। सो इसकी जो हाइट विड्थ है इंक्रीज़ कर देते हैं, 200 कर देते हैं। हमने इसकी हाइट और विड्थ इंक्रीज़ कर दी। सो आप इसको मल्टीपल CSS दे सकते हो। यार हम इतना ज़्यादा CSS पर फोकस नहीं कर रहे हैं। सो इस तरीके से हमें यहाँ पर डेटा शो हो रहा है कम्प्लीटली। और हमें एक वार्निंग दिख रही है की प्रॉप्स हमें यूनिक पास करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप क्या करें कि इस ड्यू के अंदर की आपको देना है और इसके अंदर आप इंडेक्स पास कर सकते हो या करंट आइटम के अंदर जो आईडी होती है वो आपको कोई भी यूनिक चीज़ देना है। तो इंडेक्स भी यूनिक होगा, हर एक का अलग 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 होगा, तो ये वार्निंग चली जाएगी, ठीक है। सो हमारे पास ये काम हो चुका है कि जो डेटा है हमारे पास आ चुका है, ओके। अब हम क्या चाहते हैं, अब इसके ऊपर हम ये चाहते हैं कि जैसे ही देखिए जो इनफाइनाइट स्क्रॉल का लॉजिक है कि जैसे ही मैं लॉजिक क्या है इसका, जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करूं और मैं लास्ट में आऊं, ओके, जैसे ही मैं स्क्रॉल करूं और जैसे ही मैं लास्ट में आया तो ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए और मेरे पास ये 10 डेटा लोड हो जाना चाहिए। ये हमारा लॉजिक है, सिंपल। सो ये कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, एक यूज़ इफ़ेक्ट लेना है आपको, ओके। यूज़ इफ़ेक्ट, इस तरीके से यूज़ इफ़ेक्ट लेना है और इसके अंदर हम एम्प्टी एरे डिपेंडेंसी पास कर देंगे अभी, ओके। इसके अंदर हम कॉन्स्ट एक वेरिएबल लेंगे और इसके अंदर हम लिखने वाले हैं ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इनफाइनाइट स्क्रॉल के लिए, ओके। यहाँ पर आपको लिखना है न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। अब ये न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर क्या होता है, सो बेसिकली न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एक मेथड है जो कि ऑब्जर्व करती है, ओके। जैसे ही मान लीजिए जैसे ही इस स्क्रीन के अंदर, ओके, जैसे ही इस स्क्रीन के अंदर वो डेटा आया तो वो ऑब्जर्व करता है। सो इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओके। सो हम क्या चाहते हैं, हम इनफाइनाइट स्क्रॉल के अंदर क्या चाहते हैं, हम इनफाइनाइट स्क्रॉल के अंदर ये चाहते हैं कि जैसे ही
हमारी स्क्रीन के अंदर लास्ट एलिमेंट आए, जैसे ही हमारी स्क्रीन के अंदर लास्ट एलिमेंट आए तो जो आगे के हमारे 10 डेटा है वो लोड हो जाए। ओके, मतलब मैंने इस तरीके से स्क्रॉल किया, जैसे ही मैं लास्ट में आया तो मेरे पास और 10 डेटा आ जाए। अभी मेरे पास 10 है तो 10 और 10 20 हो जाए, फिर मैं स्क्रॉल करूँ तो 20 और 10 30 हो जाए, इस तरीके से हो। तो ये इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर जो है ये ऑब्जर्व करते रहता है। जैसे ही जो हमारे पास एलिमेंट है, हम जो भी एलिमेंट को टारगेट करेंगे, ओके, वो जैसे ही हमारी स्क्रीन के अंदर आएगा, अभी देखिए मान लीजिए कि ये स्क्रीन के अंदर नहीं है, जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया तो हमारी स्क्रीन के अंदर आ गया, तो वो क्या करेगा, ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करते रहेगा। जैसे ही ये स्क्रीन के अंदर आ गया वो 10 डेटा और लोड कर देगा। ठीक है, सो ये न्यू इंटरसेक्शन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली दो यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर लेता है, कॉलबैक फंक्शन, इस तरीके से कॉलबैक फंक्शन लेता है, और दूसरा होता है ऑप्शंस। ओके, आप लोग देख सकते हो ऑप्शंस है। ऑप्शंस के अंदर आप थ्रेशोल्ड को, मार्जिन को पास कर सकते हो। थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है, अगर आप थ्रेशोल्ड उसका 1 देते हो मतलब 100%, उसका मतलब ये है कि जो आप एलिमेंट को टारगेट कर रहे हो वो अगर 100% आता है, ओके, तभी बेसिकली ये आगे के डेटा को लोड करेगा। अगर आप उसको चाहते हो कि यार 50% ही मेरा लास्ट एलिमेंट आ जाए, ओके, तो मैं आगे के डेटा को लोड कर दूँ, तो ये ऑप्शन आप दे सकते हो, मार्जिन दे सकते हो, बट उनकी अभी हमें कोई नीड नहीं है। इसके अंदर हम एंट्रीज़ को लिखने वाले हैं। ओके, एंट्रीज़ लिखेंगे इस तरीके से। और देखिए हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जैसे ही स्क्रॉल मैं करूँ और लास्ट एलिमेंट जैसी आए, ओके, अभी देखिए जैसे मैंने स्क्रॉल किया तो मतलब लास्ट एलिमेंट आ चुका है, तो मेरे पास आगे का जो डेटा है वो लोड हो जाए। तो हमें क्या करना है कि लास्ट एलिमेंट को बताना है कि लास्ट एलिमेंट कौन सा है। ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ड्यू बना लेंगे। ये हमने एक ड्यू बना लिया है इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, लास्ट एलिमेंट है। तो इसके अंदर हम रेफ पास करने वाले हैं, रेफ बेसिकली, और इसके अंदर हम एक लोडर रेफ, एक वेरिएबल होगा लोडर रेफ, उसको पास करेंगे। लोडर रेफ को हम बना लेते हैं। सो देखिए एक कॉन्स्ट लोडर रेफ, एक वेरिएबल बनाया मैंने, इसके अंदर मैं यूज़ रेफ हुक का यूज़ करने वाला हूँ। यूज़ रेफ हुक का कुछ इस तरीके से, यूज़ रेफ हुक क्रिएट्स अ म्यूटेबल वेरिएबल विच डू नॉट री रेंडर अवर कॉम्पोनेंट, और ये हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ऑब्जेक्ट के अंदर करंट, इसके अंदर एक की होती है, उस करंट की के अंदर सभी के सभी डेटा होता है। अगर आपको नहीं पता है यूज़ रेफ हुक के बारे में, सो प्लीज़ आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हैं और इसके बारे में कंप्लीट जान सकते हैं। ठीक है, सो यूज़ रेफ हुक हमने क्रिएट किया, उसको लोडर रेफ के अंदर स्टोर कर लिया, और ये जो वेरिएबल है हमने एक बनाया एलिमेंट। ठीक है, लास्ट एलिमेंट, इसी को हम टारगेट करने वाले हैं, और रेफ हमने एक पैरामीटर कह लीजिए, एट्रीब्यूट कह लीजिए, इसके अंदर हमने लोडर रेफ को पास कर दिया। ठीक है, अब ये जो एंट्रीज़ है, ये आप देख रहे हो, ये एंट्रीज़ आप जिस एलिमेंट को आप टारगेट करते हो, ये एंट्रीज़ उसको बेसिकली कंसिडर करता है। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ एक ही एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं, जो हमारा ये लास्ट एलिमेंट है, इसी को हम टारगेट कर रहे हैं, तो ये एंट्रीज़ के अंदर वो आ चुका है। अगर मान लीजिए मैं 3-4 एलिमेंट को या बहुत सारे एलिमेंट को टारगेट कर रहा हूँ, तो वो सभी के सभी इसके अंदर आ जाएंगे, एंट्रीज़ के अंदर, और ये एंट्रीज़ एक एरे रिटर्न करता है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक एंट्री नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, और इस एंट्रीज़ के अंदर अभी देखिए एंट्रीज़ के अंदर क्या आया, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, और टारगेट हम सिर्फ एक ही एलिमेंट को कर रहे हैं, तो हमें पता है एक ही एलिमेंट है, तो इसलिए हम, और ये हमें एरे रिटर्न करता है, तो उसके अंदर जो एरे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमने इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस कर लिया। इस तरीके से हमने उसको एक्सेस कर लिया। ठीक है, और देखिए मैं आपको console.log करके बताता हूँ, यहाँ पर आप इजीली समझ जाएंगे कि जो हमारे पास लोडर रेफ है, लोडर रेफ डॉट करंट मैं लिखूँगा। सो ये लोडर रेफ डॉट करंट क्या है, लोडर रेफ डॉट करंट का मतलब ये है, ये एलिमेंट, लोडर रेफ डॉट करंट मतलब इस एलिमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं। ओके, ये हमारा लास्ट एलिमेंट है, ये क्या है, हमारा लास्ट एलिमेंट, जो कि यहाँ पर है। अभी देखिए इसके अंदर अभी कुछ नहीं लिखा है, तो ये हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसको सेव करूँ
तो देखिए ये देखिए यहाँ पर आपको www लिखा आ रहा है, तो ये लास्ट के अंदर लिखा आ रहा है। अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा हमारे पास, तो हमने एक लास्ट एलिमेंट बनाया और हम यही कह रहे हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूँ और ये लास्ट एलिमेंट आए मेरे पास, स्क्रीन के अंदर लास्ट एलिमेंट आए, तो क्या करें हम, और आगे के डेटा को लोड करें। तो हमने ये ड्यू को हम टारगेट कर रहे हैं, जो कि हमारा लास्ट एलिमेंट है। ये हमारा लॉजिक है। और ये जो हमारे पास लोडर रेफ डॉट करंट है, ये हमारे लास्ट एलिमेंट को टारगेट कर रहा है। सेव कर लेंगे, सेव कर लेंगे और रिफ़्रेश कर लेंगे। और बेसिकली आपको यहाँ पर नहीं, इसको कॉपी करना है और आपको इसके बाहर पेस्ट कर देना है। सो बेसिकली ये उस लास्ट एलिमेंट को टारगेट कर रहा है। ये लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। सो आप लोग देख सकते हो ये हमें ड्यू मिल रहा है, ओके, जो कि 30 नंबर पे। तो आप लोग समझ गए होंगे इस ड्यू को वो टारगेट कर रहे हैं लास्ट वाले को, ठीक है। सो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाने वाले हैं। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि इसको अभी हटा देते हैं। इफ़ लोडर रेफ डॉट करंट, अगर लोडर रेफ डॉट करंट है, मतलब कहने का मतलब ये कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, अगर वो है तो क्या करो, ऑब्जर्वर डॉट ऑब्जर्व, हमारे पास एक मेथड होती है। ऑब्जर्वर के अंदर एक ऑब्जर्व एक मेथड होती है जो कि क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ओके। मतलब उसका काम है देखते रहेगा कि भाई ये हमारी स्क्रीन के अंदर लास्ट एलिमेंट आया क्या। सबसे पहले हम चेक किया हमने कि लोडर रेफ डॉट करंट है, तो हाँ लोडर रेफ डॉट करंट है। उसके बाद हमने बोला कि ऑब्जर्वर डॉट ऑब्जर्व, उसको ऑब्जर्व करते रहो। किसको ऑब्जर्व करते रहो, लोडर रेफ डॉट करंट को ऑब्जर्व करते रहो। लोडर रेफ डॉट करंट कौन है, ये हमारा लास्ट एलिमेंट है, तो वो इसको ऑब्जर्व करते रहेगा, क्या ये हमारा लास्ट एलिमेंट स्क्रीन के अंदर आया, ये बस उसको ऑब्जर्व करते रहेगा, ओके। इसका काम ये है ऑब्जर्व करने का, ठीक है। देन हम यहाँ पर एक रिटर्न लिखने वाले हैं, रिटर्न फंक्शन लिखने वाले हैं, और इसमें भी हम यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन देंगे। इसमें भी हम यही इफ़ कंडीशन देंगे, अगर ये लोडर रेफ है, अगर ये लोडर रेफ है तो ऑब्जर्वर डॉट अनऑब्जर्व करो। किसको अनऑब्जर्व करो, लोडर रेफ डॉट करंट को। सो बेसिकली जब ये काम हो जाए तो हम रिटर्न कर देंगे कि एक बार हमने उसको ऑब्ज़र्व कर लिया। ऑब्ज़र्व करने के हम बाद बोलेंगे कि उसको अनऑब्ज़र्व कर दो, ओके, नहीं तो वो ऑब्ज़र्व करते ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, उसको ऑब्ज़र्व किया और फिर हम यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ एंट्री डॉट इज़ इंटरसेक्टिंग। अब देखिए हमारे पास इज़ इंटरसेक्टिंग एक हमें डेटा देता है। देखिए जैसे ही हम यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि अगर जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो स्क्रीन में आ रहा है या नहीं, ये जो इंटरसेक्शन है ये ऑब्ज़र्व कर रहा है, कंटिन्यूसली ऑब्ज़र्व कर रहा है। सो जैसे ही वो लास्ट एलिमेंट हमारी स्क्रीन के अंदर आएगा, ओके, सो जो बेसिकली इज़ इंटरसेक्टिंग है इसके अंदर जो बेसिकली डेटा है वो ट्रू हो जाएगा। ये एक की वैल्यू की तरह काम करता है, तो इसके अंदर पहले फॉल्स रहेगा क्योंकि वो लास्ट एलिमेंट स्क्रीन के अंदर नहीं आया। जैसे ही वो लास्ट एलिमेंट स्क्रीन के अंदर आएगा तो इसके अंदर ट्रू आ जाएगा, ओके। मैं आपको इसको कंसोल करके भी बता सकता हूँ तो और आप इजीली समझ पाओगे इसे। एंट्री, और इसको अपन रिफ़्रेश कर लेते हैं। देखिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें लिखा रहा है इज़ इंटरसेक्टिंग। इज़ इंटरसेक्टिंग के अंदर अभी क्या है, फॉल्स है, ओके। तो ये है, तो जैसे ही वो डेटा जो लास्ट एलिमेंट है वो स्क्रीन के अंदर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ओके। सो ये हम कंडीशन लगाने वाले। तो ये जो हमने कंडीशन यहाँ पर लगाई है ना, देखिए इफ़ एंट्री डॉट इज़ इंटरसेक्टिंग, इसका मतलब ये है कि अगर एंट्री के अंदर इंटरसेक्टिंग ट्रू है, अगर वो ट्रू है तो हम यहाँ पर एक फंक्शन को चला देंगे। हम क्या कराएंगे, यहाँ पर एक फंक्शन को चला देंगे,
तो लोड मोर हमारे पास एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन को चलाएंगे। ठीक है, अब इस फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे हम यहाँ पर, कॉन्स्ट लोड मोर, और इस लोड मोर फंक्शन के अंदर हम यूज़ कॉलबैक हुक को यूज़ करने वाले हैं। सो यूज़ कॉलबैक हुक को जब हम यूज़ करते हैं तो बेसिकली ये हमें मेमोइज्ड फंक्शन रिटर्न करता है। ओके, ये भी हमारे कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करता है। ओके, और इसके अंदर हम एक एरे डिपेंडेंसी पास कर देंगे। देखिए अभी हमने क्या बोला है, एक एरे डिपेंडेंसी, और इसके अंदर हम यहाँ पर कुछ पास करने वाले हैं स्टेट। क्या पास करने वाले हैं वो देखेंगे अभी। तो देखिए इसके लिए हमें कुछ स्टेट बनानी होंगी। तो देखिए एक कॉन्स्ट स्टेट बनाएंगे पेज नेम से। पेज वो होगा जो हमने यहाँ पर पेज दिया था ना, ये मतलब ये कौन से नंबर का पेज है, फर्स्ट नंबर का, 2 नंबर का, ये सेट पेज और यूज़ स्टेट दे देंगे। सो देखिए हमने जो फर्स्ट नंबर का पेज है वो तो शो कर दिया, इसके अंदर हम अब क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग सेट लोडिंग एक यूज स्टेट दे देंगे लोडर बताने के लिए। ठीक है, इसके अंदर जो इनिशियली है फॉल्स रहूँगा। ठीक है, इस तरीके से हमने स्टेट बना ली, और इस तरीके से हमने स्टेट बना ली, और हम क्या करेंगे, ये जो लोड मोर हमारे पास फंक्शन है इसके अंदर जाएंगे, और हम यहाँ पर इफ़ चेक करेंगे कि इफ़ लोडिंग, अगर लोडिंग हो रहा है, अगर लोडिंग है मतलब लोडिंग ट्रू है तो रिटर्न कर दो कुछ, नहीं तो क्या करो, सेट लोडिंग के अंदर हम ट्रू करवा देंगे। क्या करवा देंगे, ट्रू इस तरीके से ट्रू करवा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा डेटास, कुछ भी नेम दे सकते हो आप। ओके, और ये देखिए ये जो कॉलबैक है यहाँ पर आपको असिंग फंक्शन देना है, इसको असिंग, और यहाँ पर हम बोल रहे होंगे अवेट, वेट करो, और जो हमारा फंक्शन है गेट डेटा जो हमारा फंक्शन है, उस गेट डेटा फंक्शन के अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, पेज को पास करने वाले हैं। ओके, पेज कौन सा, जो हमने यहाँ पर एक स्टेट बनाई पेज, जिसके अंदर अभी क्या है, 2 है, और इस एरे डिपेंडेंसी के अंदर हम पेज डाल देंगे। इसका मतलब ये कि जब पेज के अंदर अपडेट हो तो ये चलेगा। पेज के साथ साथ लोडिंग भी डाल देंगे, अगर लोडिंग या पेज के अंदर कुछ अपडेट होता है तो ये हमारा फंक्शन चलने वाला है। ठीक है, तो हमने अवेट करो, और ये जो फंक्शन है हमारा गेट डेटा याला, इसी को हम कॉल कर रहे हैं, इसके अंदर पेज पास कर दे रहे हैं। पेज की वैल्यू क्या है, 2 है। तो अब क्या होगा, जैसे ही हमारे पास लोड होगा डेटा दूसरे नंबर का, तो दूसरे नंबर का जो डेटा है वो लोड होगा 1 से 10 लेकर, तो हमें डेटा दिख गया है। अब कितना, 11 से लेकर 20 तक के डेटा दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। देन हमें एक हमारे पास सेट डेटा एक स्टेट है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं पहले से, उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें देना है प्रीवियस डेटा। इस तरीके से फंक्शन बनाएंगे और एक एरे लेंगे, यहाँ पर हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं, प्रीवियस डेटा। सो जो भी प्रीवियस डेटा है उसको स्टोर करो, और जो नया डेटा आ रहा है मेरे पास उसको भी हम स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से उसमें ऐड कर देंगे। नया डेटा मेरे पास क्या आ रहा है, डेटाज आ रहा है, जो मतलब पहले का मेरे पास 10 डेटा है उसको भी स्टोर करके रखो, और जो मेरे पास अभी नया 10 डेटा आया मतलब 11 से लेके 20 तक के, उसको भी स्टोर करके रखो। तो मतलब इससे क्या होगा, मेरे पास 20 डेटा स्टोर होगा। फिर मान लीजिए मेरे पास और 10 नया डेटा आया तो मेरे पास 20 + 30 डेटा। इस तरीके से जितने भी डेटा आएंगे उनको हम क्या कर रहे हैं, ऐड करते ही जा रहे हैं इसकी मदद से। ठीक है, और हमारे पास क्या काम है, हमारे पास ये काम है कि हमें क्या करना है, ये जो सेट लोडिंग है इसको हमको फॉल्स करना है, फॉल्स करेंगे। और एक और काम है हमारे पास क्या, कि जो मेरे पास सेट पेज है, ये जो पेज है इस सेट पेज को हमें इंक्रीमेंट करना है, मतलब जैसे ही लोड हुआ तो वो पहले हमें दूसरे नंबर का दिखाएगा, फिर एक और बार लोड हुआ तो तीसरे नंबर का पेज दिखाएगा, इस तरीके से। तो मैं लिखूँगा प्री पेज, इस तरीके से प्री पेज, और प्री पेज
+1 मतलब जो भी उसका प्रीवियस पेज है, जैसे प्रीवियस पेज 2 है तो 2+1 3 हो गया, फिर 3+1 4, इस तरीके से वो इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और इस तरीके से हमने शो कर दिया और इसको सेव करते हैं और देखें कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, सो हम आउटपुट पर आ चुके हैं। देखिए अब मैं जैसे ही स्क्रॉल करूँगा और लास्ट में जाऊँगा तो मुझे और डेटा मेरा लोड होना चाहिए। देखिए तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जैसे ही मैं लास्ट में जाऊँगा यहाँ पे देखिए मेरे पास और डेटा लोड हो गया और ये जो स्क्रॉलेबल का ही जो हमारे पास बार है ये भी ऊपर चले गया। इसका मतलब मेरे पास और डेटा आ चुका है। देखिए मेरे पास और डेटा आ चुका है। ठीक है, पहले मेरे पास 10 ही डेटा था, अब मेरे पास और 10 डेटा आ चुका है। देखिए अब मेरे पास ये लास्ट डेटा है। ओके, ये मेरे पास क्या है, लास्ट डेटा। मैं और स्क्रॉल करूँगा, नीचे जाऊँगा, जैसे ही मैंने और नीचे गया और मेरे पास डेटा लोड हो गया। तो ये होता है हमारा इनफाइनाइट स्क्रॉल। तो आप लोग देख सकते हो परफेक्टली वर्क कर रहा है। बट आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे जैसे ही नीचे जा रहा हूँ स्क्रॉल हो रहा है। देखिए मैं फिर से गया नीचे और मेरे पास डेटा लोड हो गया। बट हमें यहाँ पर कुछ थोड़ा लोडर भी दिखाना है, तो वो कैसे दिखा सकते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर सेट लोडिंग को बेसिकली ट्रू कर रहे हैं, जो लोडिंग है वो ट्रू कर रहे हैं। और फिर जैसे ही डेटा कॉल कर रहे हैं उसके अंदर डेटा स्टोर कर दे रहे हैं, फॉल्स कर दे रहे हैं। तो सेट टाइम आउट की हेल्प से क्या करेंगे, थोड़ा टाइम बढ़ा देंगे। ओके, ताकि थोड़ी देर बाद ये फॉल्स हो। ठीक है, इसको हम यहाँ पर रख देंगे, इसको 4000 मिली सेकेंड देंगे, मतलब 4 सेकेंड बाद ये हो। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं कि अगर हम कंडीशन लगाएंगे अगर लोडिंग ट्रू है तो हमें क्या दिखे, हमें बेसिकली लोडर दिखे। ओके, सो हम यहाँ पर जो लोडर होते हैं रियल वेबसाइट्स के अंदर उनको देखने वाले हैं। सो देखिए ये हमारे पास लोडर है, बिल्कुल जो रियल वेबसाइट्स में होते हैं, और इनको कैसे यूज़ करना है, कैसे इनको इंस्टॉल करना है, हमने पिछली वीडियो में देखा था। जो हमारी पिछली वीडियो आई थी लोडिंग स्पिनर के ऊपर, तो बहुत ही यार इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमने देखा था कि लोडिंग स्पिनर्स को कैसे यूज़ करना है। लोडिंग स्पिनर्स को हम हमारी रियल वेबसाइट में यूज़ करते हैं। तो आज हम स्पिनर बेसिकली इनफाइनाइट लोडिंग के अंदर इसको यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए आप यहाँ पर कोई भी लोडिंग स्पिनर ले सकते हो। तो मैं जैसे क्लिपबोर्ड, ये जो स्पिनर है इसको यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, ये जो लोडिंग स्पिनर है यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी रियल वेबसाइट्स होती हैं ना उनके अंदर जब हम ये स्पिनर्स को लगाते हैं तो बहुत ही ये कुछ एडिशनल उसके अंदर ऐड करती है। ओके, सो हम यहाँ पर इसके अंदर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इसे। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको कहाँ पर लगाना है। ओके, तो हमें यहाँ पर लगा देंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर मैं टर्नरी ऑपरेटर दे दूँगा। अगर लोडिंग ट्रू है, अगर लोडिंग ट्रू है तो क्या हो, ये जो मेरे पास क्लिपबोर्ड का है, ओके, ये मेरे पास ये जो क्लिप लोडर है ये शो हो। ठीक है, और इस क्लिप लोडर के अंदर आपको लोडिंग ट्रू लिखना पड़ता है। इसके अंदर लोडिंग आप ट्रू लिखेंगे तभी ये रन होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको लोडिंग ट्रू लिख देना है। ओके, कलर इसका हम दे देंगे लेट्स से ब्लू कलर दे देंगे, इस तरीके से ब्लू कलर दे देंगे। इसको साइज़ दे देंगे, इसको साइज़ दे देंगे हम लेट्स से 48 पिक्सल साइज़ दे दी हमने। इस तरीके से अगर ये लोडिंग ट्रू हुआ तो ये हमारा जो लोडर है ये शो होगा। अगर लोडिंग ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो हमें कुछ भी ना दिखे, हमें क्या दिखे, एम्प्टी दिखे। हम ये चाहते हैं। और आपको इस तरीके से इसको यूज़ करना है, बट आपको इंपोर्ट भी करना है। अगर आप इंपोर्ट नहीं करोगे तो आपको एरर दे देगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्लिप लोडर, इस तरीके से क्लिप लोडर। तो इसको आपको इंपोर्ट कर लेना है, कहाँ से, फ्रॉम रिएक्ट नेटिव रिएक्ट स्पिनर से। सो इसका आपको पैकेज भी इंस्टॉल करना पड़ता है। सो इसका पैकेज हम इंस्टॉल कर लेंगे। सो यहाँ पर हमने इसका जो पैकेज है वो यहाँ पर इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी है। ठीक है, सो अभी वीडियो को पॉज कर देते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सो ये इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर हम क्लिप लोडर इस तरीके से इंटर करेंगे तो ये रिएक्ट स्पिनर से इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, सेव कर लेंगे। अगर आपको इसके बारे में कंप्लीट देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हम वेबसाइट्स बनाते हैं उनके अंदर इन लोडर को यूज़ करके हम हमारी वेबसाइट को स्टैंडर्ड और रियल वेबसाइट की तरह दिखा सकते हैं। ठीक है, सो सेव कर लेंगे और आउटपुट पर चले के एक बार रिफ़्रेश कर देंगे हमारे
जो आउटपुट है स्क्रीन है उसे। सो रिफ़्रेश हो चुका है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरे पास डेटा आ रहा है और आप लोग देख रहे होंगे मुझे यहाँ पर लोडर दिख रहा है। मैं और स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए ये लोडर दिख रहा है हमें, ठीक है। बट ये साइड स्क्रीन के अंदर आ रहा है। ओके, मैं देखिए यहाँ पर देखिए लोडर दिख रहा है प्रॉपरली। फिर जैसे ही डेटा आ रहा है तो लोडर हट जा रहा है। तो हमने उसी तरीके से कंडीशन भी यहाँ पर लगाई है। तो लोडर को क्या करना है, हमें सेंटर में कर देना है और थोड़ा उसको मार्जिन दे देंगे ताकि वो ऊपर दिखे, ठीक है। सो इसके अंदर एक CSS ओवरराइड प्रॉपर्टी होती है, एट्रीब्यूट होता है। इसके अंदर आप CSS दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं मार्जिन दे दूँगा, मैं 33, ठीक है। और इसके अंदर मैं स्टाइल ऐड कर देंगे, स्टाइल ऐड कर देते हैं डायरेक्ट। और या फिर नहीं, इसके अंदर नहीं ऐड करते हैं हम, डायरेक्ट ये जो डिव है हमारे पास इसके अंदर ऐड कर देते हैं स्टाइल। और इसमें हम लिख देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो इससे क्या होगा, वो सेंटर में हमें दिखेगा, इस तरीके से सेंटर में दिखेगा। और जो साइज़ है, हमने यहाँ पर साइज़ भी दी थी, साइज़ को क्या करेंगे 55 कर देंगे ताकि बड़ा लोडर दिखे थोड़ा, ठीक है। रिफ़्रेश कर देते हैं इसे और आप लोग देख सकते हो ये लोडर अभी हमें दिख रहा है, ठीक है। सो देखिए रिफ़्रेश हो चुका है और जैसे ही मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूँगा तो देखिए लोडर मुझे शो हो रहा है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि डेटा हमारा भी फास्ट आ रहा है, ठीक है। जैसे ही डेटा आ रहा है तो लोडर हट जा रहा है। फिर मैं स्क्रॉल करूँगा और जैसे ही मैं लास्ट में जाऊँगा तो देखिए मेरे पास डेटा लोड हो गया, बहुत स्पीड। अगर मैं इसको देखिए फास्ट कर रहा हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पर लोडर दिख रहा है, ओके। और लोडर जो हमने रियल वेबसाइट्स में हम देखते हैं कि जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं लोडर फास्ट हमारे डेटा को लोड करता है और हमें डेटा शो हो जाता है। उसी तरीके से देखिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, लोडर चल रहा है, जैसे ही मेरे पास डेटा है लोडर हट गया। सो आप लोग देख सकते हो हमने कंप्लीट यहाँ पर इनफाइनाइट स्क्रॉल को देखा जिसमें हमने लोडर को भी ऐड किया लाइक अ रियल वेबसाइट्स। सो आज की इस वीडियो में यार हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा इनफाइनाइट स्क्रॉल के बारे में। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, हम ज़रूर कमेंट में आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो या आप इस वीडियो से यार कुछ सीखे हो सो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर करें। अगर गाइज़ आप लोग चैनल पर नए हो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको इसी तरीके से कंटेंट मिलने वाला है। और बहुत सारी चीज़ें यार चैनल पर अवेलेबल है, जैसे कंप्लीट रिएक्ट.जेएस का ट्यूटोरियल है और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, वेबसाइट्स है अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।